ब्रेक के बाद शिव भाई में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें, थोड़ा सा निफ्टी नीचे खिसका है 8367 पर, लगभग 31 अंकों गिरावट के साथ। और मिड कैप इंडेक्स 71 अंक नीचे और 73 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस सुन रखे आपने। एक बार मयूरेश, आपसे मैं एक दो स्टॉक्स पर राय लेना चाहूंगा जो कि शॉकर के बाद थोड़े से स्टेबल हुए हैं। लेट्स टेक एक्सेल टेक्नोलॉजीज, करीब 904 के स्तर पर आज 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छा मूव दे रहा है काउंटर और लगभग 825 का स्टिल लो लगाया था, वहां से देखिए रिकवर होकर 904। आपको ये पिक पॉइंट या फिर एक पोजिशनल पॉइंट ठीक लगता है 904 एक्सेल टेक्नोलॉजीज पर? So clearly, I think वीरेंद्र जी, from a long-term perspective, हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं सभी लार्ज कैप आईटी शेयर्स पे, HCL टेक इंक्लूडेड। लेकिन एंट्री पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है प्रॉब्ली इन्फोसिस के नतीजे देख के एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे काफी दिग्गज आईटी कंपनियों ने डिसअपॉइंट किया है, तो एक्सपेक्टेशन अगेन इज कि इन्फोसिस के नंबर्स काफी म्यूटेड रह सकते हैं। सो इन दैट केस अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बेटर एंट्री पॉइंट्स HCL टेक के लिए रह सकते हैं। हालांकि आई थिंक जो बिजनेस आउटलुक है IMS साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे, दैट इज लुकिंग क्वाइट रोबस्ट। तो मुझे लगता है क्रॉस करेंसी टर्म्स में HCL टेक ने जो गाइडेंस दिया है और जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री है ऑफ FY16 बीइंग अ लिटिल बिट बेटर, तो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से भी आई थिंक एट 14 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स काफी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म बाय, बट एंट्री पॉइंट्स के लिए आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। इन्फोसिस रिजल्ट्स के बाद नीचे के लेवल्स प्रॉबेबली आएंगे, जिसमें आई थिंक विल बी अ बेटर चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू गेट इट। आज रेटिंग एजेंसीज के जो शेयर्स है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। खबर तो क्रिसिल पे थी कि 28 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें शेयर बायबैक पर फैसला हो सकता है। क्रिसिल दौड़ लगा गया, 14% के आसपास की तेजी बनी। इसके अलावा केयर और साथ साथ इकरा, सभी काउंटर्स पे आज एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग है और रिटर्न्स जो है 2 से 3% केयर और इकरा में भी देखने को मिल रहे हैं। मयूरेश, अगर आप ट्रैक करते हैं रेटिंग एजेंसीज के शेयर्स, तो इतनी तेजी के पीछे कारण? मुख्य कारण यही है कि जैसे बॉन्ड मार्केट के रिवाइवल मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ इश्यूएंसेस जिसकी वजह से रेटिंग एजेंसी विल बी इन डिमांड। सेकंड चीज, जैसे बैंकिंग के भी हम बात करें, जो बेसल 3 के आई थिंक रिक्वायरमेंट्स है टू बिकम कंप्लायंट, आई थिंक अ लॉट ऑफ बॉन्ड इश्यूएंस विल बी रिक्वायर्ड। तो ये मैक्रो स्टोरी प्रॉब्ली हुई। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स ट्रैक करें तो इकरा काफी एक्सपेंसिव लगता है वैल्यूएशंस के हिसाब से, और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 24% ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड प्रोसेसेस, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा पता आई थिंक जैसे क्रिसिल के नंबर्स आए थे, आई थिंक इट वाज नॉट दैट एनकरेजिंग, और पूरी की पूरी नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज रेटिंग्स से नहीं आते, ओनली 34 to 35% कम फ्रॉम रेटिंग्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक केयर इज मच बेटर प्लेस, लेकिन अगेन ऑन डिक्लाइंस। पूरा का पूरा बिजनेस रेटिंग्स पे है और ROE एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पर आ रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मिस्टर आनंद टंडन है, बाजार विशेषज्ञ, बातचीत करने के लिए। मिस्टर टंडन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपकी अप्रोच क्या है? अगर आप देखिए Q4 से पहले ही नतीजों के पहले से ही इस बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ गई थी और इस बार IT ने और कुछ ऐसी कंपनियों रिजल्ट्स ने स्ट्रीट का मूड वाकई बिगाड़ा है। आप एग्जैक्टली मानते क्या सर, जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो US में रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज है और जिस बुरे दौर से Q4 नंबर्स गुजर रहे हैं, कुछ टैक्स इश्यूज हैं FIs के, क्या ये सारे के सारे इश्यूज मिलकर अभी इस बाजार में और डाउनसाइड लेकर आ सकते हैं? जैसे आपने कहा, इस वक्त बहुत सारे इश्यूज आपको सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रारंभिक इश्यू और सबसे महत्वपूर्ण इश्यू ये है कि अर्निंग्स नहीं आ रही हैं। जितनी उम्मीद थी उससे भी शायद थोड़ा कम ही अभी तक जितने नतीजे आए हैं कम ही आए हैं। तो इसके कारण बाजार में ऊपर की तरफ जाने की संभावना अभी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अगर ऊपर जाता भी है तो कितनी दूर तक जाएगा। ऑलरेडी एस्टिमेट्स अगले साल के भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 17-18% की भी बढ़त अगले साल समझें तो भी बाजार जो है लोअर लेवल से अब सिर्फ ऑलरेडी 17 टाइम्स नेक्स्ट ईयर्स अर्निंग्स पे चल रहा है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा मार्केट में अभी कैप नजर आ रहा है, और इसके कारण ये जाहिर है कि अगर बाजार को कहीं जाना है तो थोड़ा नीचे और जा सकता है। कितना नीचे जाएगा इस वक्त थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी कई दिनों से बाजार थोड़ा नरम चल रहा है और कोई भी बाजार एक तरफा नहीं होता। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आप थोड़ी सी बढ़त फिर से देख लें, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सस्टेन्ड राइज अभी देखना मुश्किल है। चलिए, इसी बीच सुनील सुब्रमण्यम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी CEO है सुंदरम म्यूचुअल के। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कैसी है इस समय बाजार पे, क्योंकि लगातार बिकवाली करते देखा हमने, FIs को DIs एक्यूमुलेट कर रहे हैं कैश मार्केट पे, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कैसे देख रहे हैं बाजार में पिछले अगर 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो? नहीं, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी थोड़ा दबी हुई है, क्योंकि ये जो न्यूज फ्लो था
इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन ऑफ FIIs, उसमें थोड़ा असर पड़ा है इंस्टीट्यूशंस की जो ये बने, मगर क्लैरिफिकेशन जो बाद में आई कि मॉरिशस और सिंगापुर जैसे जिनके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो लॉन्ग ओनली फंड्स है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रहे मगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आ रहे, जैसे ETFs है, जैसे पेंशन फंड्स है, उनके लिए कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो हम ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का ये सोच होगा कि कंपेयर टू अदर मार्केट्स इंडियन मार्केट की ग्रोथ कैसी है, और ग्रोथ में तो ये कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियन मार्केट की ग्रोथ चाइना से भी बेहतर होने वाली है अगले 3-4 साल में। IMF की रिपोर्ट भी वही कह रही थी। तो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक से हम देख रहे थे कि दोज लॉन्ग ओनली इंस्टीट्यूशंस अभी भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। मिस्टर टंडन, IT की बात करते हैं क्योंकि आज इन्फोसिस का रिजल्ट्स भी हैं और अब से पहले अगर आप देखें जो कुछ नतीजे आए वो खराब थे, लेकिन अगर हम इन नतीजों के पीछे की अगर आप देखें कुछ बारीकियों को देखें, ठीक है क्रॉस करेंसी हेडविंड्स हैं वो परेशान कर रहे हैं, वो शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर परेशान करें, लेकिन वो सारी परेशानियां इस वक्त प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो क्या इन प्राइसेस पे आप IT पर लॉन्ग जाने के या फिर खरीदारी के करने के इच्छुक हैं या नहीं है इस वक्त, या फिर आप 1 क्वार्टर के बाद या फिर 2 क्वार्टर के बाद इस बात का फैसला करेंगे? हाँ जी, ये सिचुएशन ऐसी है कि IT मिस्टर टंडन, ये माफ कीजिएगा सुनील जी, ये प्रश्न मिस्टर टंडन से था, टंडन के लिए था, ठीक है जी। देखिए इस वक्त जो है IT में क्योंकि गाइडेंस थोड़ी सी वीक नजर आ रही है इसलिए आपको बिकवाली दिख रही है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इस साल के जैसे नतीजे आए या अगले साल के जो आने की संभावना है, अगर ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ इंडेक्स में 3% के आसपास ही हुई है और IT में 10% की भी हुई है या 9% की भी हुई है तो उसमें खराबी क्या है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन कंपनियों में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डेट नहीं रहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़्यादातर बढ़िया ही रहती है। अगर रुपी वीक होता है तो ये क्रॉस करेंसी का जो आपने जिक्र किया वो भी शायद थोड़ा, पिछले साल रुपया बहुत स्ट्रांग था, अगले साल शायद उतना नहीं हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरी तरह से देखें, ROE देखें, अर्निंग्स देखें, तो हालांकि अर्निंग्स थोड़ी दबी हुई नजर आ रही है, लेकिन इस माहौल में मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट न्यूट्रल वेट IT में रहना जरूरी है, और अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आता है IT में तो मेरे हिसाब से आप ओवरवेट जा सकते हैं। ये बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज हैं और अगर वैल्यूएशन ठीक हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अभी करीब करीब हो गया है, तो इसमें निवेश करने में थोड़ा सा आपको शायद टाइम और ज़्यादा लगेगा रिटर्न मिलने में, लेकिन सेफ और सिक्योर रिटर्न से। और सुनील जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स फ्रंट पे, जो अभी तक के नतीजे आए तो वो आप कैसे देखते हैं, और दूसरा अगर आप किसी सेक्टर पे नजर रखनी हो तो कौन से सेक्टर इस समय हाईलाइट में है, कौन सा सेक्टर फोकस में है, अर्निंग्स विजिबिलिटी जहां पर काफी स्ट्रांग है? हमारे यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल्स पे ही फोकस ज्यादा है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में पहला हिस्सा हाथ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी बिल्डिंग एक्टिविटीज की ओर। तो जनरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो कहते हैं, सीमेंट और हाउसिंग और ऐसे सेक्टर्स ही पहले एक किकअप देंगे मार्केट को विद देयर गुड अर्निंग्स विजिबिलिटी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है, अभी जो ऑयल प्राइस की जो कमी हुई है, अभी आगे इंटरेस्ट रेट्स भी और कम होंगे, तो इनके ऊपर जो हाईली ऑपरेशनल लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज हम कह सकते हैं, यानी इनके बेस फिक्स कॉस्ट ज्यादा होते हैं, तो जो बोरोइंग होती है और जो इनपुट कॉस्ट होते हैं, अगर उनमें थोड़ा भी कमी पड़े तो अर्निंग्स में बहुत बड़ा एक अपस्विंग मिल सकता है। तो ये जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के कारण हम सोचते थे अगले 2-3 क्वार्टर में डेफिनेटली इन कंपनियों, इस क्षेत्रों में जो कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स बेहतर ही होगी। मिस्टर टंडन, एक चीज और जो कि शायद आज इवेंट है वो है GST बिल, आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। GST अगर आप देखिए टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है और सरकार इस पर बढ़ रही है, और शायद मेरे ख्याल से अब राज्यों के बीच में थोड़े से इफ्स एंड बट्स के साथ सहमति बन भी गई है। इसको आप कितना बड़ा अगर आप देखिए बाजार के लिए ट्रिगर मानते हैं, और दूसरी बात हम इसको FMCG और लॉजिस्टिक्स से काफी जोड़ के देखते हैं, बातचीत भी करते हैं। सर, इन दोनों स्पेस पर मैं आपकी राय चाहूंगा। लॉजिस्टिक्स से ये बीते 1 साल का बाजार का नया फ्लेवर है, इस पर आपकी अप्रोच क्या है? ये प्रश्न मेरे लिए है, मिस्टर टंडन। GST नो डाउट एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा एक सिंगल मार्केट बनाने के लिए, और जैसे आपने कहा कि इस पे लॉजिस्टिक्स पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी चेंज हो सकती है। डर सिर्फ इस बात का है कि GST प्योर फॉर्म में लागू होगा कि नहीं। अगर आपने फिर से स्टेट्स को एंट्री टैक्स
लोकल बॉडी टैक्स या किसी और तरह का लोकल टैक्सेस लगाने दे दिया, और अगर आपने सेंट्रल जीएसटी जो है वो कम नहीं किया, तो उसमें फिर से मार्केट जो है फ्रैगमेंट होने की संभावना है। तो अगर मोरलेस प्योर फॉर्म में आता है तो जीएसटी से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा बाजार में, और वो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ हद तक जो मार्केट आप नज़र जो देख नहीं सकते, जो ब्लैक मार्केट है, वो भी शायद कुछ हद तक कम से कम सामने ऊपर उभर के आ जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव है। अब उसका एक और नज़रिया ये भी है कि क्या जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जिसको कहते हैं, वो क्या रेट उभर के आता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर रहा, 23-24% से ऊपर, जो अभी बीच में बात होने लगी थी कि 27-28% का भी जा सकता है, तो मेरे हिसाब से उस पर फिर नेगेटिव प्रभाव भी आ सकता है, क्योंकि उसमें डिमांड फिर से कंटेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है। अगर जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली बहुत सही है। जहां तक रही लॉजिस्टिक्स की बात, मेरे हिसाब से उससे डिमांड बहुत बढ़ जाती है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज की। लॉजिस्टिक्स से पैसे कितने बनेंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि नियर टर्म में जो ग्रोथ हो वहां पे आपको पैसे भी बनने चाहिए कंपनियों के लिए। शेयर बाजार ऑफ कोर्स बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, तो इस वक्त ऑलरेडी मेरे हिसाब से ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स की कंपनियां काफ़ी हाईली वैल्यूड हो गई हैं, तो शायद वो कैचअप करने में उतना रिटर्न आपको ना मिले जितना आपको पिछले साल मिला था। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाजार में सुस्ती है, इस गिरावट का फायदा कैसे उठा सकते हैं, कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, इस पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद शेयर बाजार में सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट्स अगर आप देखें 8362 पे निफ्टी कारोबार कर रहा है, उस वक्त मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% नीचे, ऑलमोस्ट लो पे कारोबार कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मिस्टर आनंद टंडन और साथ ही साथ मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर सुब्रमण्यम, एक प्रश्न मेरा आपसे ये होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से जब भी हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं एक इन्वेस्टर के तौर पे, सर रेट्स का कट होना और एक किसी भी इकोनॉमी में जब रेट साइकिल रिवर्स होती है वो एक बड़ा घटनाक्रम होता है, वो बड़ा इवेंट होता है। उस वक्त आपको निर्णय ये करना पड़ता है कि आप इक्विटी की तरफ रहें या फिर डेट, इक्विटी की तरफ चले जाएं या फिर डेट में अभी भी बने रहें। जब ब्याज दरें घटती हैं तो शायद कहते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए एक अच्छा दौर आता है, तो हमें ये भी चुनाव करना पड़ेगा कि अब हम लार्ज कैप्स पे ध्यान दें या फिर मिड कैप्स पे ध्यान दें या फिर स्मॉल कैप्स पे ध्यान दें, ऐसे फंड्स की तरफ जाएं। सर एग्जैक्टली आपकी एज एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या राय होगी इस वक्त, किन किन और कैसे कैसे प्रकार के फंड्स पे ध्यान देना चाहिए इस वक्त? पहला चीज ये है कि आप सभी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर निवेशक जो है सभी एक तरह के नहीं होते हैं, राइट। एक तरफ एक रिटेल इन्वेस्टर जो एक लॉन्ग टर्म के ऊपर एक वेल्थ क्रिएशन यानी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स पाने की एक इच्छा से म्यूचुअल फंड में जाहिर होता है। दूसरी होती है जो HNIs और थोड़ी मीडियम साइज कंपनियां, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो एक शॉर्ट टर्म यानी 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ आउटलुक से पैसा लाते हैं मार्केट में, और जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे वो दौड़ के चले जाते हैं। ये दोनों तरीके के इन्वेस्टर बहुत अलग होते हैं। और जो चीज आपने कही कि इंटरेस्ट रेट कट होने की एक अगर संभावना है तो पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, डेट में डालना चाहिए, ये सोच तो खाली HNIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक एक्सपर्ट एडवाइस है और करेक्टली वो एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स कर सकते हैं। मगर जैसे ही म्यूचुअल फंड में जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स आते हैं वो है रिटेल, और रिटेल है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक बेटी की शादी, एक चाइल्ड की फ्यूचर एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा देते हैं, उनको कभी भी इस समय सभी एसेट क्लासेस में शामिल होना चाहिए। यानी फिक्स्ड इनकम में भी रहना चाहिए जो जाहिर करते हैं थ्रू बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, उनको इक्विटी में भी रहना चाहिए, उनको लार्ज कैप में भी थोड़ा पैसा डालना चाहिए, मिड कैप में भी डालना चाहिए, स्मॉल कैप में भी डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट की जो इंडस्ट्री की साइकिल्स होती है ना, वो अप डाउन होती जाती है। ये बेसिक लॉ ऑफ मार्केट्स एंड इंडस्ट्री है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में आपको फायदा उठाना है कि एक शॉर्ट टर्म में शायद मिड कैप पैसा दिलवा दे, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप पैसा दिलवा दे, ये तो बदलती ही रहती है। और जैसे एक एक्सपर्ट होते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर, जैसे हमारी कंपनियां जो एक 3 to 5 ईयर आउटलुक से पैसा डलवाती है डाइवर्सिफाइड फंड्स में, थोड़ा पैसा लार्ज में भी डालती है, थोड़ा मिड और थोड़ा स्मॉल, और इसके अलावा डेडिकेटेड फंड्स भी रखते हैं जैसे मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, जहां के लोगों को क्लियर एक आउटलुक होना चाहिए, मेरा ये पैसा 5 साल तक टेक के रहेगा।
तो उनको ये सब इंटरेस्ट रेट साइकिल और इंडस्ट्री साइकिल की कुछ फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बस म्यूचुअल फंड के पास देना चाहिए, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और एक्सपर्ट स्टॉक पिकिंग की एक बेनिफिट भी आ जाएगी। जी चलिए मिस्टर सुब्रमण्यम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर चंदन, आखिरी प्रश्न होगा आपसे सर। एग्जैक्टली मार्केट्स के लेवल की हमने बात की।